कैसे हो? तो स्वागत है आपका प्रहार सीरीज की अगली वीडियो। मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं चैनल कॉम्पिटिटिव विज्ञान। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को देखा था। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे और कंसेप्ट्स भी देखेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉपी उठा लो और हम कंटिन्यू करें वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमने सिर्फ फोर्स पे बात करी थी, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करने वाले हैं। देखो, अब मान लो हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट, चार्ज क्यू नॉट है और साथ में एक चार्ज क्यू है। हमने सीखा है कि क्यू क्यू नॉट पे भी फोर्स लगाएगा, क्यू नॉट क्यू पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना। तो फोर्स की वैल्यू हम कूलम्स लॉ निकालते हैं, के क्यू वन क्यू टू। चलो अभी क्यू नॉट ले रखा तो क्यू नॉट लिख लो। और अगर मान लो इनके बीच में डिस्टेंस आर है तो नीचे आर स्क्वेयर, यही होती है वैल्यू, है ना। फोर्स की यही वैल्यू होती है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की बतानी है तो क्या करें, हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की बतानी है तो क्या करें? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताने के लिए अब मैं क्यू नॉट को एक टेस्ट चार्ज कह रहा हूं। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का क्या मतलब है? मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा हूँ, है, मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो ये एक तरह का एक टेस्ट चार्ज है, इस पे हम एक टेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस वाले चार्ज पे। अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, कोई सेटअप लगा रखा है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगा रखी है, क्यू नोड को उसमें रख रखा है, तो उसकी वजह से उस पे कोई फोर्स लग रही होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पे कुछ फोर्स लग रही होगी, है। तो उसको जब मैं रिलेशन की फॉर्म में लिखूंगा वो लिखा जाएगा एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्या बात क्लियर है? या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो एफ बाई क्यू। क्यू नॉट बल्कि कर लो क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज लिखना है। हमारे पास ये वाला जो चार्ज होता है, एक मिनट, हमारे पास ये वाला जो चार्ज होता है ये कौन सा होता है? टेस्ट चार्ज, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है? तो तो इस वाले केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ये फोर्स एफ क्यू वन क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर, और साथ में टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट गया तो एफ नहीं सॉरी के, के क्यू वन बाय आर स्क्वेयर। क्या बात क्लियर है? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है E इज इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन आर स्क्वेयर, या वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन लिख लो, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन बाय आर स्क्वेयर। क्या बात क्लियर है? क्यू वन हम इसमें कौन सा ले रहे होते हैं? क्यू वन कौन सा ले रहे होते हैं? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहां से क्यू वन नहीं, यहाँ पे मैंने क्यू ले रखा है तो तुम भी क्यू ही ले लो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये चीज है, देखो ये तुम्हारे सामने कुछ सवाल है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर पे तुम्हें क्या बतानी है? इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। दोनों में साइड्स की वैल्यू ए ही है, तो तुम्हें उसी की फॉर्म में बताना है। अब हमारे पास सबसे पहले ये समझो कि माइनस क्यू के लिए हमारे पास क्या होता है? अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट, और प्लस क्यू के लिए यहाँ पे होता है रिपेल, ठीक है। वही वाला है फोर्स की तरह, है। जब मैंने फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह बताई थी वही चीज है। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस क्यू के लिए रिपेल। मैंने फोर्स में भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात बताई थी, फिर से मैंने एक बार रिवाइज करवा दी, ठीक है। होप रोक के ट्राई किया होगा। देखो, ये प्लस क्यू के लिए रिपेल करेंगे तो इस तरफ, इस प्लस क्यू के लिए भी रिपेल करेंगे इस तरफ, माइनस क्यू के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये ई ई ई, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू सेम क्यों ली? क्योंकि माइनस क्यू
क्यू क्यू, भले इनमें साइन अलग है लेकिन क्यू की जो वैल्यूज है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करना, एक मिनट। थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखो, अगर ये वाले एंगल सारे 60 डिग्री हैं, ये 60 डिग्री है ना, तो इसका आधा 30 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और 30 30 60 बन गया, तो बचा हुआ एंगल 120 हो गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये वाली जो चीज है, ये जब मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस करूंगा ऐसे, तो ये इसे आधे में डिवाइड करेगी, ये इसे आधे में डिवाइड करेगी। है, इतनी बात समझ में आती है? ये थोड़ी ज्योमेट्री वाली चीजें होती हैं, ये सब पता होनी चाहिए। है, इसे आधे में डिवाइड कर देगी, तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, और ये 60 डिग्री बन जाएगा। और सेम चीज अगर यहाँ होएगी तो ये भी 60 होएगा, तो 60 60 कितना हो गया? 60 60 कितना हो गया? 120। तो ये ई और ये ई के बीच में 120 डिग्री एंगल बन रहा है। और हमें पता है जब किसी दो वेक्टर्स, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनके बीच में 120 डिग्री बन रहा होता है, तो हमारे पास उसका वेक्टर एडिशन उसी में से एक के इक्वल आता है, ई। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मतलब ई के बराबर ही आएगा। जब ये कुछ इस तरह होता है, एफ एफ और बीच में 120 डिग्री एंगल, तो इनका जो वेक्टर एडिशन आता है वो एफ के इक्वल आता है। ठीक है, मैं बता भी तो चलो, एफ स्क्वेयर 2f स्क्वेयर कॉस 120 डिग्री, इसको सॉल्व करके देख लेना है, तुम्हें एफ के इक्वल ही मिल जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ गया, देखो ये E और E ऐड होके 2E के इक्वल आ जाएंगे। और E की वैल्यू है क्या? किसी भी एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं बता देता हूँ। E की वैल्यू है के क्यू अपॉन, मुझे कौन सी लेंथ चाहिए? ये वाली लेंथ चाहिए ना? है, ये वाली लेंथ चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट, यहाँ से निकाल लेता हूँ फटाफट। देखो, मुझे लेंथ चाहिए, तो ये तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ये a/2 है, तो ये कितना बचा बना है? ये कितना बना? tan 30 यानी 1/√3 इज इक्वल्स टू x/a/2। तो ये बन जाएगा a/2√3, ये बन जाएगा a/2√3। ठीक है, और सेम चीज अगर मैं इसके लिए करूँ तो ये बन जाएगा tan 60 यानी कि √3 इज इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन a/2, तो ये बन जाएगा √3 a √3 a अपॉन 2। ठीक है, तो यानी कि अगर इस पूरे की लेंथ √3 a/2 है, हो सके तो ये वैल्यूज ना याद करके जाना, वहां पे वरना टाइम लग जाएगा। तो √3/2 a माइनस a/2√3, तो ये बन जाएगा 2√3, ये बन जाएगा 2√3 माइनस a, यानी कि a/√3, है ना? a/√3 बन गया, यानी कि ये वाली चीज तुम्हारी a/√3 के इक्वल है। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन r² यानी a/√3 का स्क्वेयर। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, यहां निकाल लेते हैं। प्लस क्यू के लिए रिपेल, ये भी प्लस क्यू था, इसके लिए भी रिपेल,
माइनस क्यू के लिए अट्रैक्ट, माइनस क्यू के लिए अट्रैक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये ना दूरी इसमें ना इस पॉइंट से इन तीनों की दूरी सेम थी तो मैंने ई लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे दूरी अलग अलग हो रही है तो मुझे थोड़ा सा अलग काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो सेम होगी ई, चलो मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, ये भी के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, और इसके लिए क्या बन जाएगी, देखो डायगोनल की लेंथ होती है ए रूट टू, तो ये हो जाएगी के क्यू अपॉन ए रूट टू का स्क्वेयर। ठीक है, ये वाली वैल्यूज बनेगी, इसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा सबका। देखो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज सेम है और हमें पता है जब दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है और जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है एफ एफ, तो इसका वेक्टर एडिशन आएगा एफ रूट टू। देखो वेक्टर्स का कितना यूज आ रहा है, एफ रूट टू। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे के, इसको गायब कर दो चाहे और इसकी जगह सिर्फ ये रख दो के क्यू बाय ए स्क्वेयर रूट टू। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया के क्यू अपॉन, हो सके तो ये पॉजिटिव रखने की कोशिश करना, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वेयर क्यू रूट टू ए स्क्वेयर माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर रूट टू माइनस 1/2। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी, देख लो देख लो। तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे मेरे पास एक मान लो रिंग है, 3D में बनाते हैं थोड़ा से। ठीक है, हाँ, इसके सेंटर से एक्सियल लाइन पे हम बना रहे हैं एक्सिस पे इसकी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस एक्स है और इसका रेडियस कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है ना, तो देखो सबसे पहले अगर मैं एक स्मॉल एलिमेंट पकड़ूं, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे पकड़ूं है, जिसको मैंने शेड किया, इसकी वजह से यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा वो बनेगी एक स्मॉल डीई इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूं, इस एंगल को मैं थीटा कह रहा हूं, तो यहाँ पे अगर मैं देखो बिल्कुल इसके सिमेट्रिक सामने इस एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बिल्कुल इस तरह से बनेगी, और सिमिलरली हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक बनेगी स्मॉल डी। देखो ना, एक कोनिकल शेप बन रही होगी ऐसे कुछ, मतलब हमारे पास काफी सारी डी की एक कोनिकल शेप की चीज बन रही होगी, है ना। तो यहां से जब मैं देखूंगा तो इसके लिए भी कुछ बनेगी, इसके लिए भी कुछ बनेगी, लेकिन हमें सबकी जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ दो के लिए बना दी वो ही बहुत है। तो यहां से इससे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये जो हमारा थीटा एंगल है इसके बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि मैंने ये देखो ये जो मैंने लाइन बनाई है मैंने इसी के बिल्कुल सामने ऐसे डी को बनाया, बनेगा भी क्योंकि हमारे पास ये हमने बिल्कुल बिल्कुल सबसे टॉप पॉइंट वाला एलिमेंट उठाया, तो हमारे पास ये वाला एंगल थीटा ही बनने वाला है। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा ही बनने वाला है, तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा डीई साइन थीटा, और ये डीई साइन थीटा, और हर एक एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके लिए भी एक डीई साइन थीटा होगा, और कहीं ना कहीं वो एक सर्कल सा बना रहा होगा, सर्कल सा बना रहेगा, और सर्कल बनने की वजह से सिमेट्रिक होने की वजह से सारे डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो वाला एलिमेंट हमारा गायब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो डी कॉस थीटा वाला एलिमेंट है उस सबका
हमारे पास डी कॉस थीटा का सबका डी का हर एक जो डी कॉस थीटा वाला एलिमेंट है वो एड अप होता रहेगा, क्योंकि इसी लाइन में आता रहेगा। एक डी वन कॉस थीटा होएगा, एक डी टू कॉस थीटा होएगा, डी थ्री कॉस थीटा होएगा, है ना। कॉस थीटा तो सबका सेम ही है, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री एंड सो ऑन। ये हमारे पास मिलके एक ई एलिमेंट बना देंगे, ई कॉस थीटा वगैरह है, तो समझो। लेकिन अब हम इसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। क्या बात क्लियर है? अब बात समझने की कोशिश करना, किसी भी एक पॉइंट के लिए है, अगर मैं कहूं, चलो पहले एक बात लिखो कि भाई ये पूरे का ना चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है, हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं समझू किसी भी एक पॉइंट के लिए किसी भी एक एलिमेंट का एंगल जो है, कि क्या मैंने कहा, किसी भी एक पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे किसी भी एक पॉइंट ले, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो और एलिमेंट का क्या एंगल बन रहा है वो चेक करो, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए सेम ही आएगा हर एक एलिमेंट का। अब अगर मैं ये वाला एलिमेंट चेक कर रहा हूँ, चाहे ये वाला कर रहा हूँ, चाहे यहाँ पे कोई कर रहा हूँ, चाहे यहाँ पे कर रहा हूँ, चाहे यहाँ पे कर रहा हूँ, हमारे पास सिमेट्रिक शेप है तो एंगल सेम ही आने वाला है। तो cos थीटा हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसकी मैं वैल्यू रख रहा हूँ। cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, देखो ये वाली जो दूरी है ये है, इसको मैंने r कह रखा है, इसको x कह रखा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगी, रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू ये होगी k डी क्यू अपॉन, देखो हमारे पास इस एलिमेंट की जो दूरी है वो है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर वाली चीज आती है तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी देखो एक्स रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? ये वन पावर है, ये वन बाय टू पावर है, तो ये बन जाएगा, देखो के क्यू नहीं सॉरी के डी क्यू, क्योंकि हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया ना, के डी क्यू, तो हमारे पास बचेगा के एक्स। एक्स अब हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो नहीं कुछ करना, एक्स वेरिएबल नहीं है, डी क्यू वेरिएबल है, तो हमारे पास ये बन जाएगा के एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं तो एक्स को वेरिएबल नहीं मानना है, डी क्यू वेरिएबल है, 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू। अब इंटीग्रेशन डी क्यू क्या मतलब है, हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज तो हमें पता है क्यू, तो इसकी जगह मैं अगर क्यू रख दूं तो बात बन जाएगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आंसर, क्या बात क्लियर है? ये आंसर आ रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इतना ज्यादा जेई में पूछा जाता है ना, पूछो मत। अब इसकी ना एक और एप्लीकेशन देखो, क्या देखो, क्या हमारे पास, ये सबने नोट कर लिया होगा, हमारे पास आ रहा था के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर, ये थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है और साथ में मैक्सिमम वगैरह की चीजें पता करनी है कि भाई कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, डीई बाय डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो समझो जो के क्यू है ये तो कांस्टेंट है, तो मुझे मुझे क्या करना है, मुझे डी बाय डी एक्स, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो यहां से जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं क्या यहाँ पे मैं क्या क्वोशिएंट रूल लगा सकता हूँ के क्यू, ये बनेगा, देखो सबसे पहले ये हमारे पास कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट कह रहा हूँ सॉरी, ये हमारे पास एक सिंगल एक्स ही है, तो ये तो वन ही बन जाएगा, साथ में लिखा जाएगा इसकी टर्म, ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस
अब जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा ये बनेगा 3/2 आगे आ जाएगा, साथ में आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इसमें 1 माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, और साथ में ये एक x भी लिखा जाएगा अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 की पावर का स्क्वेयर। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2 और इसका स्क्वेयर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से सिर्फ आर क्यूब रह जाएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है। अच्छा अब करना क्या होता है, हम जब मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हैं तो हम जो डेरिवेटिव आता है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, क्या जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहां से हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है। के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये सब ना उधर जाके जीरो ही बन जाना है। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी, जो टर्म बचेगी वो बन जाएगी ये पूरी ऊपर न्यूमरेटर वाली। तो जब माइनस वाली टर्म को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स। ठीक है, ये 1/2 है, ये 3/2 है, इसको इधर लेके आऊंगा तो 3/2 माइनस 1/2 ये कितना बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 ही बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या बचा, मुझे इस पर डाउट हो रहा है, 3/2 ठीक है शायद, या गया है। अच्छा ठीक है, देखो ये मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैं 3/2 जब मैंने लगाया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा। अंदर एक्स स्क्वायर का की भी तो डिफरेंशिएशन साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है 2 नहीं आएगा, सिर्फ 3 आएगा। ठीक है बढ़िया। तो ऐसे गलती पे जाननी पड़ती है, देखो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स इक्वल टू r/√2। ठीक है, बल्कि लिखो प्लस माइनस वाला √2 है, क्योंकि रूट लगा रहे हैं ना, प्लस माइनस √2, r प्लस माइनस √2। ठीक है, तो इसको जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी ई मैक्स, वो आएगी, ये मैक्सिमम हमें कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी के क्यू r/√2, प्लस माइनस तुम अपने हिसाब से लगा लेना। हमारे पास ये जो प्लस माइनस है ये हमारे पास कौन से पॉइंट पे उसके हिसाब से है, जैसे कि ये अगर एक्सिस है तो इस साइड है या इस साइड है, ऐसे उसके लिए मैंने प्लस माइनस लगाया है। तो ये हो जाएगा r/√2, और ये अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का है r²/2 3/2, तो ये बनेगा KQR/√2, ये बन रहा है 3r²/2, 3r²/2। अच्छा ये सबने नोट कर लिया, इधर कर लेता हूँ, कोई नहीं, सबने नोट कर लिया इसे। ये बनेगा KQR/√2 3/2 r² 3/2 KQR/√2। ठीक है, तो 3/2 जब मैंने डालना है तो ये सबसे पहले 1/2 जाएगा तो ये r² का 2 हट जाएगा, r² का स्क्वायर हट जाएगा, और इस पे रूट आ जाएगा 3/2 का रूट, और जब क्यूब बनेगा तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू √3/2 और r³ है ना, ये चीज बनेगी। तो यहां से देखो √2 तो कट जाएगा और एक r भी कट जाएगा, तो बनेगा KQR²
2 ऊपर जाएगा और यहाँ नीचे रह जाएगा 3√3। ठीक है, तो वैल्यू बन रही है 2/3√3 r²। ये ई मैक्स की वैल्यू। इसको तुम डायरेक्ट मतलब यूज कर सकते हो। और ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ये तुम्हारा ई मैक्स समझ लो। अब बात समझने की कोशिश करना, जब हमारी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, है फॉर्मूला क्या बनता है, के क्यू एक्स अपॉन r² प्लस x², 3/2। जब मैं इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू लेके जाऊंगा, एक काम करते हैं, x को ना बाहर निकालते हैं, x को बाहर निकालते हैं, के क्यू एक्स, x² को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो देखो यहाँ पे 1 बन जाएगा और नीचे आ जाएगा r² प्लस r² अपॉन x² प्लस 1, 3/2। x² जब मैं बाहर निकालूं, इस पे 3/2 पावर है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x³। यहां से ये 2 बन गया, यानी यहाँ पे 1/x² बचा। तो जब मैं x की वैल्यू, इसका हो गया ना काम, तो यहाँ पे जब मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी डाल रहा हूं, 1/x², ये इसे क्या बना देगा, 1/x² से क्या बना देगा, 0। और यहाँ पे भी जब इन्फिनिटी डल रहा है तो ये भी 0 बन रहा है, तो पूरी टर्म एक तरह से 0 बन रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे 0 बननी है। ठीक है, मैंने बता भी दिया कैसे। तो ये अब हो गया, ये हो गया r/√2 प्लस वाला, और यहां पे आएगी ये थोड़ा सा सिमेट्रिक नहीं लग रहा, कुछ सिमेट्रिक लगना चाहिए। -r/√2। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बात क्लियर है, बताओ, इतनी बात क्लियर है? के लिए बस इतना ही हो, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।